सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत एक नए जिले की बात करेंगे, एक नए संभाग का प्रारंभ करेंगे और वो जिला है हमारा बीकानेर जिला। इतने दिनों से साथियों के कमेंट आ रहे थे, सर बीकानेर का कब प्रारंभ करेंगे। एक साथी का कमेंट भी आया था, सर मारो बीकानेर कब पढ़ाओगे। तो बिल्कुल अभी बीकानेर की बात होने वाली है। मतलब एक नया संभाग हम प्रारंभ कर चुके हैं। इससे पहले हमने लगभग जोधपुर संभाग को पूरे डिटेल में पढ़ा है, उदयपुर संभाग को डिटेल में पढ़ा है, जयपुर संभाग को डिटेल में पढ़ा है, इतिहास को डिटेल में पढ़ा है, जहां से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। आज बात करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत बीकानेर जिले के बारे में। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, बिल्कुल सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तमन्ना जी बानू चित्तौड़गढ़ से प्रणाम कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्रणाम आ रहा है, सांवरिया सेठ की पावन धरा से प्रणाम आ रहा है। सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है। जाम्बो जी की पावन धरा से भी प्रणाम है। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। इसी के साथ आप आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को पता है संकल्प क्लासेस की जो ये ऑनलाइन क्रांति है घर घर तक पहुंच चुकी है। आप जितने भी साथी नए जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप जिला दर्शन की सीरीज को रोकिए, पहले हमारा रिवीजन करवाइए। तो उन साथियों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल जो अपने संकल्प परिवार का है, इस पर सारी पीडीएफ पड़ी हुई है। यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो लाइव है। हमने जब जिला दर्शन की प्रश्नोत्तरी की बात की थी शुरुआत में, उसी के साथ हमने संभाग के माध्यम से रिवीजन किया था। तो जिनके अभी पीटीटी का एग्जाम है, बीएसटीसी का एग्जाम है, यदि वो सबसे पहले शुभंकर के बारे में, शुभंकर जिले का क्या है भाई, भट्ट तीतर जिले का शुभंकर है। भट्ट तीतर ये एक प्रकार का पक्षी होता है, जीव होता है। बीकानेर का परिवहन कोड है। प्राचीन नामों की यदि हम बात करें तो प्राचीन में ये क्षेत्र जो है वो राती घाटी के नाम से जाना जाता था। राती घाटी, राती घाटी के अलावा इसे जांगल प्रदेश भी कहते थे, जांगल प्रदेश या इसे जांगल देश भी कहते थे। और जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो वो जिले हैं बीकानेर, इसके साथ में है जोधपुर और इसी के साथ है नागौर। और आप सभी को पता है नागौर का जो पुराना नाम है वो है अहिछत्रपुर। और ये अहिछत्रपुर ही जांगल प्रदेश की क्या था, राजधानी था। जांगल देश की राजधानी, इसका मतलब जांगल देश या जांगल प्रदेश जो है वो अकेले बीकानेर को हम नहीं कह सकते। बीकानेर, जोधपुर और नागौर तीनों जिलों का जो सम्मिलित भाग था वो उस समय जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नागौर को उस समय अहिछत्रपुर कहा करते थे और अहिछत्रपुर जो है वो जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ का क्षेत्र जो है जांगल देश या जांगल प्रदेश कहलाने के कारण यहाँ के जो शासक थे वो स्वयं को जांगलपति बादशाह के नाम से पुकारते थे। इसके अलावा हम भौगोलिक उपनामों की यदि बात करें तो भौगोलिक उपनामों में आता है ऊंटों का देश, ऊंटों का देश। वह ऊन का घर भी कहा जाता है, ऊन का घर। और ऊन का घर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी स्थित है, इस वजह से इसे ऊन का घर कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऊंट पाए जाते हैं, इस वजह से इसे ऊंटों का देश भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल को लेकर आपके बहुत सारा कंफ्यूजन है, उसको अभी दूर कर देते हैं। जब मैंने सबसे पहले प्रश्नोत्तरी की बात की थी, बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया, सर आप गलत पढ़ा रहे हो, सर आप गलत पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले तो आप साथियों ये सोच करके ये प्रश्न करें कि आपको गलत पढ़ाने से मेरा क्या भला हो सकता है। और इस दुनिया में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हर व्यक्ति दूसरे का बुरा चाह सकता है, लेकिन कभी भी कोई भी शिक्षक जो है वो अपने शिष्य का बुरा नहीं चाह सकता। कोई भी टीचर अपने विद्यार्थियों का अहित नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही जो है वो टीचर की सबसे बड़ी पूंजी है। विद्यार्थी यदि फेल हो जाता है तो टीचर के पढ़ाने का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब मैं आपको बताता हूं क्षेत्रफल को लेकर आपके क्या कंफ्यूजन हो रहा है। देखो एक दो गाइडों के अंदर जो है ना वो 30,000 कुछ प्लस दे रखा है। बाकी अधिकांश जो मानक पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी है, स्पेशली जिसको मैं प्रेफर करता हूं
राजस्थान भूगोल की जो पुस्तक है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना सर की, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से आती है, राज्य सरकार के द्वारा पोषित ये संस्थान है और उनके द्वारा मानक पुस्तकें जो प्रकाशित की जाती है। जब कभी इस प्रकार के जब मुद्दे होते हैं और कोर्ट में जब क्वेश्चन चैलेंज हो जाता है, तब वहां पर मानक पुस्तकों को पेश किया जाता है। आप वहां पर गाइड प्रस्तुत नहीं कर सकते कि इस गाइड में ये दे रखा है, इस गाइड में ये दे रखा है। अधिकांश जितनी भी गाइडें हैं सभी मैंने एक नहीं 10-10 बार पढ़ रखी है, तो आप सभी निश्चित रहें। मैं भी आपको पढ़ाने से पहले पूरी तैयारी के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहां पर लिखा दिया है, ये लोह की लकीर, इसको समझे आप। इसके अलावा जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या है 23.63 लाख, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। साक्षरता की बात करते हैं हम, 65.1% क्या है यहाँ की साक्षरता है। इसके अलावा बात करते हैं लिंगानुपात की, भाई यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 905 यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। जनघनत्व की यहाँ पर बात करते हैं, 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो राज्य में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान आता है। दूसरा, पहला किसका, जैसलमेर का आता है, जिसका जो जनघनत्व है वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल साक्षरता का कमेंट आ रहा है साथियों का, 65.1%, बिल्कुल सही है। एक साथी की नाराजगी भी है कि सर इतने दिन क्लास क्यों नहीं हुई, तो भाई मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं। अभी रक्षाबंधन का त्योहार हुआ था, मेरा गांव यहां से 700 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां पर मुझे गांव जाना पड़ा और एक दिन बस लेट हो गई, बस आई नहीं। मुझे भी काफी चिंता थी आपकी क्लासों की, तो मैं उपस्थित हो चुका हूं। अब जिला दर्शन की श्रृंखला जो है बिल्कुल निरंतर चलेगी, ठीक है ना। तो आपकी नाराजगी जायज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, एक साथी का कमेंट आ रहा है, सर आपको तो बीकानेर पूरा याद है। बिल्कुल पूरा याद है, सभी जिला दर्शन पूरे याद है और बिंदास आपके सामने पढ़ा रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राम कुमार जी कह रहे हैं प्रणाम, बिल्कुल आपको प्रणाम है। अब बात करते हैं तहसीलों की, यहां पर बात करते हैं तहसीलों में कौन कौन सी तहसीलें आती है। खाजूवाला, छत्तरगढ़, लूणकरणसर, श्री डूंगरगढ़। देखो ये क्या है, श्री डूंगरगढ़, जबकि डूंगरपुर एक जिला है, ये डूंगरगढ़ है, वो डूंगरपुर है। इसके अलावा बात करते हैं बीकानेर, नोखा, पुगल और कोलायत। तो शुरुआत करते हैं तहसीलों की। सबसे पहली तहसील है बीकानेर, इसके बाद है पुगल, इसके बाद है खाजूवाला, इसके अलावा श्री डूंगरगढ़, इसके अलावा बात करते हैं कोलायत, इसके बाद में हम बात करते हैं कोलायत के बाद में नोखा। अपनी सीरीज नहीं रुकनी चाहिए, तो बीकानेर, पुगल, खाजूवाला, डूंगरगढ़, कोलायत, नोखा, लूणकरणसर, इसके अलावा छत्तरगढ़ जो है ये क्या है, तहसील है। लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, लोकसभा क्षेत्र बीकानेर है और आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि यहाँ के लोकसभा सदस्य वर्तमान में कौन है। वर्तमान केंद्रीय सरकार में बहुत अच्छा उनका वर्चस्व है, मोदी जी के विश्वस्त माने जाते हैं, तो बताइए वो कौन है। विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में इसी बीकानेर को दो भागों में बांटा गया है। एक है बीकानेर पश्चिम और एक है बीकानेर पूर्व। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक तो यहां पर छत्तरगढ़ जो है वो कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, और इसके अलावा एक बात करते हैं यहां पर पुगल जो है वो विधानसभा क्षेत्र नहीं। इसके अलावा ये जैसे बात करते हैं कोलायत, खाजूवाला, नोखा, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें श्री
डूंगरगढ़ जो है ये कौन है, ये सभी क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। पड़ोसी जिलों की यहाँ पर हम बात करते हैं, कौन कौन से पड़ोसी जिले जो है जिसकी सीमा जो है बीकानेर के साथ लगती है। भाई आपको क्षेत्रफल में जब कभी कंफ्यूजन होना, बाड़मेर में बीकानेर में, इतना याद रखना, बीकानेर बड़ा दिखता है लेकिन बड़ा नहीं है, बाड़मेर बड़ा नहीं दिखता है लेकिन बड़ा है। ये थोड़ा उल्टा सीन हो जाएगा कि बाड़मेर जो है जैसे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो बीकानेर बड़ा दिखता है पर बड़ा नहीं है, बाड़मेर बड़ा नहीं दिखता है लेकिन बड़ा है। अब यहां पर यदि हम बात करें जिलों के क्रमांक में, पहला जिला जैसलमेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा नागौर, चौथा चूरू, पांचवा हनुमानगढ़ और छठा गंगानगर। ये कौन है इसके पड़ोसी जिले भाई। तो यहां पर हम बात करते हैं पड़ोसी जिलों के संदर्भ में। सबसे पहला पड़ोसी जिला जैसलमेर, इसके बाद जोधपुर, इसके बाद नागौर, इसके बाद चूरू, इसके बाद हनुमानगढ़ और इसके बाद में श्री गंगानगर। मतलब 6 जिले जो हैं वो इसके पड़ोसी हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाता है, निम्न में से कौन सा जिला जो है वो पड़ोसी जिला नहीं है। बिल्कुल गुजरात के राजकोट से लाइव देख रहे हैं दिनेश जी गुडामालानी वाले, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पड़ोसी जिलों के बारे में। भाई गुजरात जो है वो क्या है, पड़ोसी राज्य नहीं है इसका। और पड़ोसी देश की यदि हम बात करते हैं, पड़ोसी देश में कौन सा है, पड़ोसी देश है इसका पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। पाकिस्तान के सीमा लगती है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, और ये क्या है, सबसे कम सीमा है, सबसे कम सीमा। भाई जो 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, क्रम से यदि हम बात करें तो इनके बारे में कभी कभी आरोही और अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। बाकी जब श्री गंगानगर की बात करें 210 किलोमीटर लगती है, 168 बीकानेर की लगती है, 464 जैसलमेर की लगती है, और हम बात करते हैं बाड़मेर की तो 228 किलोमीटर लगती है। और एग्जाम में इनके बारे में कई बार प्रश्न मतलब पृथक पृथक से अलग अलग से पूछा जा चुका है। सबसे कम किसकी लगती है, सबसे ज्यादा किसकी लगती है, कई बार इनका आरोही और अवरोही क्रम भी पूछा जा चुका है, तो आप इनका भी जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल 168 लगती है, सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं, मैं कमेंट देख पा रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में पड़ोसी जिलों की। हमने बात की जिलों की संख्या कौन सी है भाई, 6 जिलों की संख्या है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं जैसलमेर, इसके बाद में हम बात करते हैं जोधपुर, इसके बाद बात करते हैं नागौर, इसके बाद में बात करते हैं चूरू, इसके बाद हनुमानगढ़, और लास्ट में श्री गंगानगर, तो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। एग्जाम में कई बार प्रश्न ऐसा आया हुआ है, बीएसटीसी पीटीटी में प्रश्न पूछा है, प्रारंभिक जब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर थे उनमें भी पूछा हुआ है, बीकानेर में कौन सी नदी बहती है। तो भाई यहां पर हम बात करने वाले हैं कि चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है। ये वही प्रश्न है जैसे रीजनिंग में आता ना, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर धुआं चल रहा है, बताइए ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा। ऐसा ही सेम प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। बीएसटीसी पीटीटी का फेवरेट प्रश्न रहा है, निम्न में से कौन सी नदी बीकानेर में प्रवाहित होती है। उसमें बेसिकली 2 नदियों के ऑप्शन मिलेंगे आपको, घग्गर और कांतली। तीसरा ऑप्शन काकने भी दे देता है कई बार, और भी जो अंत प्रवाह की नदियां उनके अधिकांश ऑप्शन होते हैं, तो कोई नदी इस जिले में प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं झील जलाशय के अंतर्गत, सबसे पहले हम बात करते हैं अनूप सागर, यहां पर एक झील है, गजनेर यहां पर एक झील है। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कोलायत, यहां पर एक झील है कोलायत, और इसके अलावा बात करते हैं लूणकरणसर, ये यहां पर क्या है, झील जलाशय है, अधिकांश झीलें हैं, गजनेर और लूणकरणसर झील, इसके साथ कोलायत झील बहुत ज्यादा फेमस है। परिवहन की यहां पर हम बात करते हैं तो पुराना एनएच जो है वो है NH
15। नए की हम यहाँ पर बात करते हैं, नया एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पठानकोट से लेकर समख्याली कांडला, जो ये गुजरात वाला है, यहां तक जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग था ये पूरा था NH-15। और NH-15 जो कि राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। अभी हम यहां पर बात करते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग अब कई टुकड़ों में क्या है, बट चुका है। जैसे पठानकोट से यदि हम बीकानेर तक की बात करें तो यहां पर ये 62 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बीकानेर से यहां पर जैसलमेर तक यदि हम बात करें तो ये NH-11 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसलमेर से यदि हम समख्याली कांडला तक की बात करें, यहां पर ये 68 के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर यदि नया राष्ट्रीय क्रमांक पूछ लिया जाए तो यहां पर टुकड़ों में पूछेगा, पूरे जिले का नहीं पूछ सकता। पूरे जिले का पूछेगा तो ऐसे प्रश्न आएगा कि निम्न में से राष्ट्रीय राजमार्ग 15 में अब नए क्रमांक कौन कौन से शामिल हैं, तो उनके अंतर्गत 62, 11 और 68 जो क्रमांक शामिल हैं। उसमें अपने बीकानेर की यदि बात करें तो उसके अंतर्गत कौन सा 62 क्रमांक आ रहा है, जो कि प्रारंभ में हम बात कर रहे थे पठानकोट से लेकर बीकानेर तक है। इसके अलावा यदि हम बात करें नाल हवाई अड्डा यहां पर है, नाल हवाई अड्डा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं सीधे, नाल हवाई अड्डा राजस्थान में किस जिले में है, या फिर बीकानेर में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है, जैसे बाड़मेर वाले का उत्तरलाई नाम है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो जो बीकानेर के अंदर है उसका नाम क्या है, नाल हवाई अड्डा। ये एक सैन्य हवाई अड्डा भी है और ये एक पब्लिक एयरपोर्ट भी है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ के बाड़मेर की, तो ये केवल सैन्य हवाई अड्डा है, केवल भारतीय वायुसेना के अधीन है। यहाँ पर सिविल जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। मिट्टी की यदि बात करें तो मिट्टी का एक नाम आता है रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। इसी को आप बालू मिट्टी कह सकते हैं, बालू मिट्टी। और यहीं पर कह सकते हैं कि लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लवणीय मिट्टी भी कह सकते हैं, लवणीय मिट्टी भी हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा जलवायु की बात करते हैं तो बेसिकली जिले के अंदर कौन सी जलवायु है, भाई शुष्क जलवायु जिले में पाई जाती है। वैसे बेसिकली बात करते हैं बीकानेर जो है वो एक प्रकार से जो महान भारतीय मरुस्थल है उसका भी हिस्सा है, और राजस्थान बांगर प्रदेश है उसका भी हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर 25 सेमी से कम वर्षा होती है, इस वजह से इसे शुष्क जलवायु प्रदेश में हम रख सकते हैं। वनस्पति की बात करते हैं, जिले में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो इस वनस्पति का नाम है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति। इसी का नाम है मरुदभिद, मरुदभिद वनस्पति। इंग्लिश में बोले तो जीरोफाइट, जीरोफाइट जो है इसे कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। हमने बात कर ली कि जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक जो था इसे हम लिख सकते हैं पुराना, और इनको हम लिख सकते हैं नया। तो अब जो पहले पुराना था जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग हम 15 कह रहे थे, उसमें अभी वर्तमान में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। पठानकोट से लेकर के बीकानेर तक 62 है, बीकानेर से लेकर के यदि हम बात करें जैसलमेर तक तो 11 है, और जैसलमेर से लेकर के समख्याली कांडला तक यदि बात करें तो यहां पर कौन सा आ जाता है, ये 68 आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैप के माध्यम से एग्जाम में हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं लूणकरणसर के बारे में। इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजकोट क्यों कहते हैं, मूंगफली के उत्पादन के कारण, मूंगफली उत्पादन के कारण, मूंगफली उत्पादन के कारण इसे क्या कहते हैं, राजकोट कहते हैं। और लूणकरणसर की बात करें तो इसके नाम से क्या है, एक झील भी है, लूणकरणसर झील। और बात करते हैं नोखा के बारे में, तो नोखा में कौन कौन से स्थान है, एक तो यहां पर मुकाम तालेवा स्थान है, तो यहां पर मुकाम तालेवा, मुकाम तालेवा है। इसके अलावा यहां पर बात करते हैं कि देशनोक, देशनोक जहां पर करणी माता का मंदिर है, मुकाम तालेवा जिसे हम मुक्ति धाम कहते हैं, जाम्बो जी का निर्वाण स्थल यहां पर है। कोलायत की बात करते हैं, भाई कोलायत के बारे में पहली बात तो यहां पर सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। यहां पर कपिल मुनि की तपोस्थली कहते हैं इसको,
कपिल मुनि की तपोस्थली कहते हैं। इसके अलावा इस नाम से क्या है, झील भी है। कपिल मुनि जी का जन्म तो पुष्कर में हुआ था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। ये यहाँ पर इनकी तपोस्थली कह सकते हैं, निर्वाण स्थली कह सकते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूरा पढ़ना है, जन्म स्थली पूछ रहा है कि निर्वाण स्थली पूछ रहा है, उसी के आधार पर अपने को आंसर देना है। पूगल की यदि हम बात करें तो एक हमने जब ढोला मारू पढ़ा था तब यहां पर हमने बात की थी, यहां पर मारू यहां की राजकुमारी थी। मारू यहां की राजकुमारी थी। अभी हम ढोला मारू के बारे में बात करेंगे। तो मारू यहां की राजकुमारी थी। इसके अलावा पुगल की एक भेड़ की नस्ल है, भेड़ की एक नस्ल भी है पुगल। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाता है, निम्न में से पुगल जो है वो किस पशु की नस्ल है। तो किस पशु की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। और ढोला मारू की अभी हम बात करेंगे तो मारू यहाँ की राजकुमारी थी, ढोला जो है वो गागरोण के शासक थे। इसके अलावा हम बात करते हैं विमला कौशिक के बारे में। एग्जाम में इनसे संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है, इनके संबंध में प्रश्न बन सकता है कि इनका क्षेत्र क्या है, भाई किस क्षेत्र में इनका योगदान है। तो बात करते हैं जल संरक्षण में इनका योगदान है। जल संरक्षण को समर्पित कार्यकर्ता, जल संरक्षण को लेकर ये समर्पित एक कार्यकर्ता है। इसके अलावा इनको पानी वाली बाई जी के नाम से जाना जाता है, पानी वाली बाई जी या फिर बहन जी भी कहते हैं इनको। अब आप सभी साथी कमेंट करेंगे पानी वाले बाबा किसको कहा जाता है। तो यहां पर नोट लगाएंगे हम, नोट पानी वाले बाबा किसको कहते हैं। भाई देखो ये कमेंट आपको करना है, एग्जाम में ऐसे सिमिलर प्रश्न पूछ लिया जाता है। पानी वाली भाई जी किसे कहते हैं, पानी वाली बहन जी किसे कहते हैं, पानी वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल कोलायत में कपिल मुनि जी का मेला भी लगता है। बिल्कुल मेलों की बात हम एक साथ करने वाले हैं। मेले और त्योहार जिले में जितने भी हैं हम एक साथ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल करंट अफेयर को भी जोड़ेंगे, निश्चिंत रहे आप। तो यहां पर पानी वाले बाबा जो है उसके बारे में आप कमेंट करें, पानी वाले बाबा किसको कहते हैं। अभी तक एक भी साथी का कमेंट नहीं आया, अभी तक भेड़ का आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, भेड़ जो है वो पहले हम बात कर चुके हैं। एक साथी का कमेंट आ चुका है राजेंद्र सिंह जी के बारे में, बहुत बढ़िया। राजेंद्र सिंह जो है उनको पानी वाले बाबा कहते हैं, राजेंद्र सिंह है। और इनका संबंध कहां से है, अलवर से इनका संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं अला जिला बाई के बारे में। अला जिला बाई से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो पहले बात तो इनको राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला, इनको राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। गायन से इनका संबंध है, तो प्रसिद्ध क्या है, ये मांड गायिका है, मांड गायिका। इसके अलावा बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह जी ने इनको आश्रय प्रदान किया था। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, बीकानेर के किस शासक ने अला जिला बाई को आश्रय प्रदान किया। तो महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जी ने इनको आश्रय प्रदान किया, आश्रय प्रदान किया। मतलब ये उनके दरबार में गाया करती थी। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया जा चुका है, पद्म श्री। वो आप सभी साथी कमेंट करेंगे इनको पद्म श्री कब दिया गया। इन पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, डाक टिकट भी इन पर जारी हो चुका है। डाक टिकट 2003 में जारी हुआ, कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का जारी हुआ। अब आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि पद्म श्री पुरस्कार इनको कब दिया गया। इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं, इन्होंने एक गीत गाया था मांड गायन में जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, और वो कौन सा है, केसरिया बालम, केसरिया बालम पधारो मारे देश, पधारो महारे देश। और ये कौन सी राग में गाया हुआ है, मांड गायन में सबसे ज्यादा इन्होंने गाया था। मांड गायन में ही इस गीत को प्रसिद्धि मिली थी, इस वजह से इनको पद्म श्री के नाम से पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल 1982 का साथियों का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, और 1982 की यदि हम बात करें तो इनको पद्म श्री उस समय दिया गया था। तो अब यहां पर इनकी उपलब्धियों पर हम एक नजर डालते हैं।
एग्जाम में क्या क्या प्रश्न इनसे बनता है। देखो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, एग्जाम में प्रश्न आता है। मध्यकाल में नारियों की भूमिका वाला एक टॉपिक है, उसमें एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला इनको कहा जाता है। मांड गायन से इनका संबंध है। एग्जाम में कई बार ऐसा इनका क्षेत्र पूछा जाता है, जैसे एग्जाम में प्रश्न आ गया विमला कोशी का संबंध किस क्षेत्र से है, गायन से है, चित्रकारिता से है, या फिर जल संरक्षण से है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं और वहां पर हमें इनके कार्य क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मांड गायिका है, मतलब गायन से इनका संबंध है। महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में ये गाया करती थी। गंगा सिंह जी ने इनको आश्रय प्रदान किया और इनके गायन में से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है वो किस गीत को मिली है, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, है ना, इसको प्रसिद्धि मिली है। इसके अलावा यहां पर हम बात करने वाले हैं 1982 में इनको पद्मश्री मिला। राजस्थान श्री भी इनको मिला था, मतलब राजस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भी इनको दिया गया था 1982 में। उसी समय इनको पद्मश्री दिया गया और 2003 में इन पर डाक टिकट भी जारी किया गया। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर सभी साथियों के कमेंट में देख पा रहा हूं। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करें। 3-4 दिन अपनी क्लास नहीं हुई थी तो कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। टेक्निकल टीम एक बार शो करें कितने साथियों का अपना आंकड़ा चल रहा है। बिल्कुल, तो अभी कुछ ही साथी बाकी चल रहे हैं। डेली अपने जो लाइव आते हैं वो आ चुके हैं, लेकिन कुछ साथी बाकी चल रहे हैं। तो आप एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो बात कर रहे हैं हम अल्लाह जिला भाई के बारे में। डाक टिकट भी इन पर जारी हो चुका है, पद्मश्री। और ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। एग्जाम में इनसे प्रश्न आ चुका है। अब तक इनसे संबंधित एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान की मरु कोकिला किनको कहते हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, यह भी पूछा जा चुका है। इनको किस शासक ने आश्रय प्रदान किया था, यह भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। किस गीत को इन्होंने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी, तो केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। और इसके साथ हम बात करते हैं इनको इनके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं होटल ढोला मारू के बारे में। भाई होटल ढोला मारू जो है वो कहां पर है, ये पहली बात तो आरटीडीसी होटल है ना, टूरिस्ट डिपार्टमेंट की जो होती है, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो है, पर्यटन विभाग की ये होटल है। और ये कहां पर है, ये होटल बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा इस नाम से एक फेमस होटल जो है वो कहां पर है, वो जैसलमेर में है। लेकिन ध्यान रखें साथियों, जो आरटीडीसी की होटल जैसलमेर में है वो तो मूमल होटल है। इसके अलावा ढोला मारू की बात करें, ढोला मारू होटल जो है नेट पर जब मैंने सर्च किया तो चित्तौड़ में भी बता रही है, उदयपुर में भी बता रही है, जोधपुर में भी बता रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम है यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखें सबसे ज्यादा जो फेमस होटल ढोला मारू है, देखो बनावट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो सुंदर होटल है वो तो जैसलमेर वाली है। लेकिन आरटीडीसी की होटल चूंकि पर्यटन विभाग की है और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान में ढोला मारू के नाम से होटल कहां पर है, तो वो ऑप्शन होगा बीकानेर। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसी होटल के बारे में है। ऑप्शन में मान लो बीकानेर नहीं हो तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको जैसलमेर वाली के बारे में पूछना चाह रहा है। ढोला मारू गीत के बारे में हमने बात की थी, सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ढोला मारूरा दोहा जो है वो किसका प्रसिद्ध है, कवि कलोल ने उनकी रचना की थी। और एक मैंने आपको ये दोहा भी सुनाया था, उस समय एक रचना भी सुनाई थी कि ढोला रे थारे देश में निमजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारू तीजो कसुमल रंग। इससे एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, कसुमल रंग किसका प्रतीक है, कसुमल रंग लाल रंग का प्रतीक है। और ढोला के बारे में यह भी पूछा गया था कि विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था। यहां पर यदि हम बात करें, अभी हम मारू के बारे में बात कर रहे थे, मारू जो है वो पुगल प्रदेश की राजकुमारी थी और ढोला जो है वो गागरोन के शासक थे। बाद में उन्होंने दौसा के बड़गुजरों को पराजित किया और वहां पर 1137 में क्या किया था, कछवा राजवंश की नींव रखी थी। तो यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, सभी को क्लियर है। कवि कलोल की बात हो रही है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक सभी को मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं संत हरिराम दास जी के बारे में। संत हरिराम दास जी का संबंध, देखो एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है, इनका संबंध किस संप्रदाय से है? भाई राम स्नेही संप्रदाय से इनका संबंध है। राम स्नेही संप्रदाय से इनका संबंध है। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं इनका संबंध और किससे है, तो बीकानेर में स्थित जो सिंहथल शाखा है, सिंहथल शाखा के संस्थापक, सिंहथल शाखा के संस्थापक, तो भाई राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो तो शाहपुरा के अंदर है। लेकिन यहां पर एक शाखा स्थापित है बीकानेर में और उसकी स्थापना किसने की थी, यहां पर संत हरिराम दास जी ने बात की थी। तो नोट लगा करके हम बात करेंगे। नोट, मुख्य शाखा, मुख्य
शाखा, या इसको हम प्रधान पीठ भी कह सकते हैं। प्रधान पीठ किस संप्रदाय की? राम सनेही संप्रदाय की। कहां पर है भाई? शाहपुरा के अंदर है। और शाहपुरा कहां पर है? शाहपुरा जयपुर में भी है, लेकिन ये कौन सा शाहपुरा है? ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है और बहुत ही फेमस है। इसके अलावा हम बात करते हैं जाम्बोजी के बारे में। तो जंबेश्वर भगवान की यदि हम बात करते हैं तो जंबेश्वर जी के बारे में सबसे पहली बात यही आ जाती है, इन्होंने विश्नोई संप्रदाय चलाया था। विश्नोई संप्रदाय इन्होंने चलाया था। और विश्नोई संप्रदाय क्यों चला? क्योंकि 20+9 इन्होंने क्या दिए थे? नियम दिए थे भाई। तो मतलब 29 नियमों को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। तो बिश्नोई धीरे धीरे क्या हो गया? ये विश्नोई नाम हो गया। अब जाम्बोजी की यहाँ पर हम बात बीकानेर में क्यों कर रहे भाई? जोधपुर में भी हम बात कर चुके हैं जाम्बोजी के बारे में, नागौर में भी हम बात करेंगे इनके संबंध में। तो जोधपुर में इनसे संबंधित एक स्थल है जो फलोदी में पड़ता है, उसका नाम है जांबा। और यदि इनके जन्म स्थल की बात करें तो वो तो पड़ता है नागौर में। यहां पर क्या है? इनका मुक्ति धाम है। इनका मुक्ति धाम जो है वो कहां पर है? वो है बीकानेर में। और उसका नाम क्या है मुक्ति धाम का? मुकाम तालेवा। मुकाम तालेवा। और ये कहां पर पड़ता है? ये नोखा बीकानेर में पड़ता है। नोखा बीकानेर। एक आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जाम्बोजी के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि जाम्बोजी को प्रकृति प्रेमी संत भी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी संत की उपमा इनको दी गई है भाई। इनके अनुयायी जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी समर्पित रहते हैं। और जाम्बोजी का एक प्रसिद्ध वक्तव्य भी है कि सिर साँटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। इसका मतलब इनके जितने भी अनुयायी हैं वृक्ष रक्षा को समर्पित होते हैं। और इन्हीं के अनुयायी जो अमृता देवी विश्नोई जी थे, उन्होंने वृक्षों की रक्षा हेतु 363 महिला पुरुषों के साथ क्या किया था? आत्म बलिदान किया था। इनसे पहले भी कर्मा और घोरा जो थे उन्होंने वृक्षों के लिए सबसे पहले बलिदान दिया था। तो जाम्बोजी से संबंधित सबसे शॉर्ट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इनसे संबंधित क्या है? विश्नोई संप्रदाय इन्होंने चलाया था। इस संप्रदाय को मानने वाले 29 नियम मानते हैं। 29 नियमों में क्या है? जीव हत्या नहीं करना है, डेली स्नान करना है, समय पर उठना है, भगवान का नाम लेना है, किसी को दुखी नहीं करना है, पेड़ों की रक्षा करना है। इस प्रकार के बहुत सारे नियम जो है वो सभी 29 नियमों में शामिल हैं। और इनको मानने वाले विश्नोई संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, जाम्बोजी के अनुयायी होते हैं। मुक्ति धाम के नाम से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, विश्नोई संप्रदाय का मुक्ति धाम कहां पर है? जाम्बोजी का मुक्ति धाम कहां पर है? तो ये मुक्ति धाम मुकाम तालेवा नोखा बीकानेर के अंतर्गत है। और इनको कौन सी उपमा दी गई है? तो इनको उपमा कौन सी दी गई है? प्रकृति प्रेमी शासक की उपमा इनको दी गई है भाई। पर्यावरण से इनको बहुत प्रेम था, बहुत सारे वृक्ष लगाए। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान जहां पर ऐसी मान्यता है कि भाई पानी कम है, पेड़ पौधों का अभाव है, वहां पर इन्होंने एक प्रकार से प्रकृति संरक्षण में क्रांति ला दी थी। बहुत फेमस संत रहे। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हम केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान के बारे में। ये कहां पर है? ये जोहड़ बीड़ के अंदर है। जोहड़ बीड़ के अंतर्गत है। इसी के अलावा बीकानेर में और कौन सा अनुसंधान केंद्र है? खजूर अनुसंधान केंद्र भी है। खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? ये भी बीकानेर में है। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर में नहीं है, या फिर कौन सा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। ऊंट महोत्सव की बात करते हैं। ऊंट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से ऊंट महोत्सव जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। कौन से महीने में यह आयोजित होता है? जनवरी माह में आयोजित होता है। ऊंट से याद आया, एक ऊंट नृत्य भी होता है। ऊंट नृत्य, ऊंट नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ऊंट नृत्य भी बीकानेर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम है नेकी राम। और ये नेकी राम जी कहाँ के हैं? ये नेकी राम जी झुंझुनू के हैं, जो इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए ऊंट नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? वो भी बीकानेर में होता है। इसके प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है, कलाकार कौन है? तो यह है नेकी राम जी। और कहाँ के हैं? ये झुंझुनू के हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं उस्ता कला के बारे में। एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है भाई उस्ता कला क्या है? सीधा प्रश्न यही पूछा जाता है, उस्ता कला क्या है? तो भाई उस्ता कला क्या है? बात करते हैं हम उस्ता कला के बारे में।
एग्जाम में इससे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां पर हम बात करते हैं ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर मीनाकारी करना। मीनाकारी का मतलब क्या होता है? चित्रकारी, या फिर हम चित्रण कह सकते हैं इसको। ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी की जाती है, मीनाकारी की जाती है, वही उस्ता कला कहलाती है। प्रसिद्ध कलाकार इसके कौन माने जाते हैं? प्रसिद्ध चित्रकार कौन माने जाते हैं? चित्रकार, या फिर उस्ताद कह सकते हैं। इनके जो कलाकार होते हैं इनको उस्ताद कहते हैं। इसमें एक प्रसिद्ध नाम है हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, और इनको इस कला के संदर्भ में पद्म श्री भी मिल चुका है। आप सभी साथी कमेंट करेंगे इनको पद्म श्री कब दिया गया, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहां पर बात करें ऊंट की खाल पर मीनाकारी या चित्रण जो है वो क्या कहलाती है? वो उस्ता कला कहलाती है। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध जो चित्रकार है या उस्ता के जो कलाकार हैं वो कहलाते हैं हिसामुद्दीन उस्ता, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है। और चित्रकला की भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना किस चित्रकला की विशेषता है? तो भाई वो चित्रकला कौन सी है? बीकानेर की चित्रकला है। अब यहां पर हम बात करते हैं उस्ता कला जो है महाराजा राय सिंह जी और उनके बाद में कर्ण सिंह जी के समय में जो लाहौर से ये कलाकार थे, मुगल दरबार की शान थे, वो यहाँ पर बीकानेर आते हैं। बाद में अनूप सिंह जी के समय ये कला जो है एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मथेरन कला के बारे में। ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। एग्जाम में आ जाता है निम्न में से कौन सी कला का संबंध बीकानेर से है, किस कला का संबंध बीकानेर से नहीं है? देखिए साथियों के क्या कमेंट आ रहे हैं। 1986 सभी साथी कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या तैयारी है आपकी, मजा आ गया भाई, देखो दिल खुश कर दिया आपने। तो 1986 क्या है? जब इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ऐसे आंकड़े जो है वो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने अभी अला जिलाबाई के बारे में बात की, उनसे भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, इनसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल राय सिंह जी के समय कुछ कलाकार आते हैं, बाद में कर्ण सिंह जी के समय भी कुछ कलाकार यहाँ पर आते हैं, जिसमें जैसे हम रुकनुद्दीन अली रजा इनके प्रमुख रूप से नाम पढ़ते हैं, जो कि चित्रकला से भी संबंधित है। और मथेरन कला की बात करते हैं, ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला की बात करें तो एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है बीकानेर की कौन सी कला प्रसिद्ध है? तो भाई वो उस्ता कला प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं रम्मत के बारे में। देखो रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? रम्मत जो है, रम्मत जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। पहली बात तो जैसलमेर की भी प्रसिद्ध है और इसके अलावा बीकानेर की भी प्रसिद्ध है। बीकानेर की भी प्रसिद्ध है। आप सभी साथी कमेंट करेंगे बीकानेर में कौन से स्थान की ये रम्मत जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसलमेर की यदि हम बात करें तो तेज कवि जो है, इन्होंने जैसलमेर की रम्मत को क्या किया था? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किया था। तो यहां पर हम बात करते हैं तेज कवि, इन्होंने रम्मत को पहचान दिलाई, इन्होंने रम्मत को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई, सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई। तो सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्यक्रम है वो इन्होंने तेज कवि ने कहा था। इन्होंने जब वो कमिश्नर के घर के बाहर जाके कहा था कि खोल कमिश्नर तेरे घर का दरवाजा, तूने ये भारत माँ को जो बनाया है बंदी खाना, ये जेल ना तेरे बाप का है ना तेरे खानदान का है, हम भी जेल जाएंगे, हमें भी जेल जाना है। इस प्रकार से तेज कवि जो है वो संबोधित करते हैं वहां के कमिश्नर को। और वो क्या थी? एक प्रकार से रम्मत थी। तो यहाँ पर बीकानेर में रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। लेकिन अभी तक कमेंट नहीं आया बीकानेर में कहाँ की प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पर पाटों पर की जाती है ये रम्मत, इस वजह से इसे पाटा संस्कृति भी कहते हैं। पाटा संस्कृति भी इसे कहा जाता है। आचार्यों के चौक की जो है वो यहाँ पर रम्मत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर के तेज कवि ने इसे सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई। बीकानेर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है। आचार्यों का चौक जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। पाटा संस्कृति का संबंध किससे है? वो भी रम्मत से है। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं सोंथी के बारे में। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है सोंथी के बारे में। सोंथी क्या है? एक सभ्यता स्थल है, सभ्यता स्थल। और सभ्यता स्थल में भी कौन सा? हड़प्पा कालीन है ये, हड़प्पा कालीन। और इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, कालीबंगा प्रथम।
एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। कालीबंगा प्रथम के नाम से जो सभ्यता स्थल है वो कौन से जिले में है? बीकानेर में है, अर्थात सोंथी को ही कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कत रियासर के बारे में। कत रियासर एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया है। कत रियासर बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य। अब सीधा प्रश्न बन गया है, अग्नि नृत्य के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कत रियासर प्रसिद्ध है। कहां पर है ये? बीकानेर में है। अब यहां पर कत रियासर के बारे में यदि हम बात करें तो संत जसनाथ जी से संबंधित स्थल है। संत जसनाथ जी से संबंधित स्थल, संत जसनाथ जी का यहां पर जन्म हुआ था और जसनाथ जी को मानने वाले जसनाथी कहलाते हैं। और जसनाथ जी कितने नियमों के पालन पर जोर देते हैं भाई? 36 नियमों के पालन पर जोर देते हैं, जबकि संत जाम्बोजी जो है वो 29 नियमों के पालन पर क्या देते हैं? जोर देते हैं। अब इनके जो ग्रंथ है, कौन कौन से ग्रंथों में इनके विचार जो है वो क्या है? संग्रहित है। तो एक का नाम आता है सिंबुदड़ा, सिंभु दड़ा व कोड़ा, या फिर कोंडा भी कहीं कहीं नाम आ जाता है। ये दो ग्रंथ हैं जिनमें इनके विचार क्या है? संग्रहित है। सीधा प्रश्न क्या बनता है? संत जसनाथ जी का संबंध कहां से है? कत रियासर से संत जसनाथ जी का संबंध है। अग्नि नृत्य के लिए राजस्थान में कौन सा स्थल जाना जाता है? कत रियासर जाना जाता है। जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं और ये नृत्य करते हुए रणघोष करते हैं, और वो रणघोष कौन सा होता है? फतेह फतेह। जबकि फायरे फायरे जो रणघोष होता है वो भील करते हैं नृत्य करते समय। तो यहाँ पर ये एग्जाम में अब तक जितने भी पॉइंट बताए सबसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। फतेह फतेह रणघोष का संबंध किस नृत्य से है? अग्नि नृत्य से है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर का प्रसिद्ध है। कतरियासर क्यों प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जसनाथ जी का संबंध किस स्थल से है? कतरियासर से है। जसनाथ जी ने कितने नियमों के पालन पर जोर दिया? 36 नियमों के पालन पर जोर दिया। इनके विचार या इनके उपदेश किसमें संग्रहित हैं? सिंबुदड़ा व कोंडा के अंदर संग्रहित हैं। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार के बारे में। आप सभी साथी बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो यहां पर हम बात करते हैं स्थापना के बारे में। जी बिल्कुल 1955 आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान पुलिस का सबसे फेवरेट प्रश्न रहा है। स्थापना, मुख्यालय भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुख्यालय, मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय वर्तमान में बीकानेर में है। 1960 में यहां पर स्थानांतरित किया गया था। पहले जयपुर में इसकी स्थापना होती है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी की स्थापना कब होती है? इसका आप सभी कमेंट करेंगे। इसकी एक पत्रिका है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किस पत्रिका का प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। पत्रिका कौन सी? जागती ज्योत। जागती ज्योत जो है वो एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? इसके द्वारा किया जाता है। देखिए बताइए आप सभी साथी, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी जो है वो बीकानेर में कब स्थापित की गई थी? बिल्कुल 1960 में चेंज की गई थी। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, तो इसका कमेंट करें। 1983 एक बार एक साथी का कमेंट आ चुका है। 1983 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार के बारे में यहाँ पर क्या है? सरकार के जितने भी पांडुलिपियां हैं, सरकार के जितने भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। मुख्यालय बीकानेर में है। 1955 में स्थापना हुई थी। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी की स्थापना कब होती है? 1983 में होती है। इसकी पत्रिका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जागती ज्योत प्रकाशित की जाती है। और अब एक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, एल.पी. टेसी तोरी, जिनको एल.पी. टेसी टोरी भी कहा जाता है। और इनका पूरा नाम क्या है?
लुइजी या लुइज पियो टेसीटोरी, टेसीटोरी है ना। तो लुइज का मतलब एल, पियो का मतलब पी, एल पी। इंग्लिश में टेसीटोरी, हिंदी में इसको हम टेसीटोरी भी कहते हैं, एक ही बात है। एलपी टेसीटोरी नाम आ जाए, एलपी टेसीटोरी नाम आ जाए, व्यक्ति एक ही है। अब यहां पर बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह जी के समय क्या है, ये बीकानेर आ जाते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने इनको चारण साहित्य पर शोध करने का कार्य दिया था। महाराजा गंगा सिंह ने इनको चारण साहित्य संग्रहण का कार्य दिया या कार्य सौंपा। और इन्होंने चारण साहित्य के नाम से, चारण साहित्य पर शोध या सर्वे के नाम से पुस्तक की भी रचना की थी एलपी तोरी ने, और बहुत ही प्रसिद्ध रहती है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित एक रचना है और उस रचना का नाम क्या है, धोरारो धोरी है। इन्हीं को टिब्बों का मसीहा भी कहते हैं, टिब्बों का मसीहा या फिर टिल्लों का मसीहा भी कह सकते हैं। और इसकी रचना किसने की थी, श्री नथमल जोशी ने। श्री नथमल जोशी ने। इसी बात पर आप सभी साथी बताइए, नथमल की हवेली कहां पर है राजस्थान में, नथमल की हवेली, नथमल की हवेली कहां पर है, एग्जाम में ये प्रश्न भी बन सकता है। तो यहां पर इनसे संबंधित बहुत ही संक्षिप्त में यदि हम बात करें, एलपी टेसीटोरी, इनका जन्म इटली में हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था, इटली के अंदर हुआ था 1902 के आसपास। और उसके बाद में ये राजस्थान में आते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं राजपुताना में आते हैं। बीकानेर में इनका आगमन होता है और इनका जो कर्मस्थल क्षेत्र है, कर्मस्थली के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी कर्मस्थली कौन सा क्षेत्र रहता है, इनकी कर्मस्थली जो है वो बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र रहता है, कर्म स्थली। अब अगर एक नाम पूछ लिया जाए कर्मस्थली तो वो है बीकानेर, और दो पूछ लिया जाए तो जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर में रह करके इन्होंने क्या किया था, चारण साहित्य पर शोध किया था। और चारण साहित्य पर शोध करने का जो काम है इनको किन्होंने दिया था, महाराजा गंगा सिंह जी ने दिया था। धोरारो धोरी नामक एक पुस्तक है जो नथमल जी जोशी ने लिखी है, और ये पुस्तक क्या है, एलपी टेसीटोरी जी की जीवनी है भाई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जीवनी, है ना, बायोग्राफी कह सकते हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इनका वर्णन मिलता है। इनकी कर्मस्थली जो है बीकानेर जोधपुर क्षेत्र रहता है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, इटली में हुआ था। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एलपी टेसीटोरी के बारे में सीकर से प्रणाम कर रहे हैं सुशीराम जी। लगता है साथी लेट जुड़े हैं, तो एक बार सभी साथी जितने भी लेट जुड़े हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूले बिल्कुल। नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, जालिम सिंह अलग है, सालिम सिंह अलग है। ये हवेली कहां पर है, ये तो जैसलमेर के अंदर है भाई, है ना। नाम था सालिम सिंह और काम थे जालिम सिंह वाले, तो वही वाला बात। अब यहां पर हम बात करते हैं और क्या क्या बीकानेर से संबंधित एग्जाम में प्रश्न हमारे पूछा जा सकता है। तो एक तो यहाँ पर कुल्लर बहुत प्रसिद्ध है, कुल्लर उद्योग के लिए बीकानेर जाना जाता है। कुल्लर उद्योग के लिए बीकानेर क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है यहाँ पर, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी जो है वो भी कहां पर है, वो भी बीकानेर में है। इसके अलावा यदि हम बात करें केमल मिल्क डेयरी, केमल मिल्क डेयरी कहां पर है, ये भी कहां है, ये भी बीकानेर के अंतर्गत
पड़ती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीकानेर के बारे में। बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य इनसे संबंधित हो सकते हैं। कूलर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी ऊंट की मंडी यहाँ पर है। केमल मिल्क डेयरी यहाँ पर है। ऊंट अनुसंधान केंद्र की भी बात कर ली हमने। इसके अलावा ऊंट महोत्सव की भी बात कर ली हमने। इसके अलावा यदि हम बात करें पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ 168 किमी सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा लगती है। तो ये सारी जानकारी जो थी हमने किससे संबंधित ली? बीकानेर जिले से संबंधित ली। एक बार बिल्कुल भुजिया प्रसिद्ध है, किसके समय प्रसिद्ध हुए देखे कमेंट करेंगे। बिल्कुल ये बात भी सही है, डूंगर सिंह जी भुजिया खाने के बड़े शौकीन थे, तो ये भी लिख लेते हैं। भुजिया प्रसिद्ध है, वो तो वैसे ही हम इतिहास में बात करेंगे डूंगर सिंह जी की। भुजिया प्रसिद्ध है भाई। ऐसा एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में जो बीकानेरी भुजिया है वो किस शासक के समय प्रारंभ हुए थे, तो बीकानेर के एक शासक कह सकते हैं डूंगर सिंह जी भुजिया खाने के बड़े शौकीन थे। और वर्तमान में ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेडमार्क है, ये इंटरनेशनल हो चुका है। मतलब बीकानेर के भुजिया जो है बहुत प्रसिद्ध है। मोठ के बनते हैं ये भुजिया। नजदीकी मुख्यालय बिल्कुल सही है। नजदीकी मुख्यालय कौन सा है? जिला मुख्यालय पूछ ले, संभागीय मुख्यालय पूछ ले, तो इस प्रकार से भी आपको अलग अलग ध्यान रखना है। बिल्कुल दूध, ऊंट का दूध किस काम आता है भाई? पीने के काम आता है ना। किसी ने पिया हो तो वो अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करे। लूणी के रसगुल्ले प्रसिद्ध हैं। मुकेश जी कह रहे हैं लूणी कहाँ पर है? लूणी जोधपुर में है ना। लूणी जोधपुर में है, जाके रसगुल्ले प्रसिद्ध है भाई। मैंने भी खा रखे, बहुत अच्छे हैं रसगुल्ले, है ना। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं। सबसे पहले अपने शुरुआत से आज क्या क्या पढ़ा हमने देखे, तो हमने बात की शुभंकर की। भट्ट तीतर क्या है? शुभंकर है। परिवहन की बात करते हैं, RJ07 यहाँ का परिवहन कोड है। प्राचीन नामों में राती घाटी, जांगल प्रदेश नाम आते हैं। और यहाँ के शासक इसी कारण क्या कहलाते थे? जांगलपति बादशाह। शासक क्या कहलाते थे? जांगलपति बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। उनका उल्लेख मिलता है जांगलपति बादशाह के नाम से। जांगल प्रदेश में जनरली बीकानेर, जोधपुर और नागौर क्षेत्र शामिल था। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था और अहिछत्रपुर ही जांगल प्रदेश की क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। भौगोलिक उपनामों की बात करते हैं, इसे ऊंटों का देश कहा जाता है, ऊन का घर भी कहा जाता है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी यहाँ पर है। 27,244 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की यदि हम बात करें तो 23.63 लाख यहाँ की जनसंख्या है। साक्षरता की बात करते हैं, 65.1% यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात की बात करते हैं, 905 यहाँ का लिंगानुपात है। जनघनत्व की बात करते हैं तो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। तहसीलों की बात करते हैं, बीकानेर, पुंगल, खाजूवाला, श्री डूंगरगढ़, कोलायत, नोखा, लूणकरसर, छत्तरगढ़, ये सभी यहाँ पर क्या है? तहसीलें हैं। लोकसभा क्षेत्र बीकानेर है। और अर्जुन राम जी मेघवाल क्या है? यहाँ के सांसद हैं। सांसद, और सांसद कौन है? अर्जुन राम जी मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, है ना। वर्तमान केंद्र सरकार में काफी वर्चस्व रखते हैं, मोदी जी के काफी खास माने जाते हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है अर्जुन लाल जी मेघवाल। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ के सांसद कौन है? नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो बीकानेर पश्चिम और पूर्व के नाम से 2 विधानसभा क्षेत्र तो यहाँ पर शहर में हो गए। जनसंख्या बहुत अच्छी है यहाँ की। कोलायत, खाजूवाला, नोखा, लूणकरसर, श्री डूंगरगढ़ यहाँ के लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र हैं। पड़ोसी जिलों की बात करते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। संख्या कितनी हो गई भाई? 6 हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी देश अर्थात पाकिस्तान की सीमा लगती है, 168 किलोमीटर सीमा लगती है। और सीमा लगने वाले जिलों में सबसे कम सीमा लगती है। 6 जिले इसके पड़ोसी हैं। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर। इसके बाद बात करते हैं नदियां कौन कौन सी बहती है जिले में कोई नदी नहीं बहती है। इसके अलावा चूरू एक ऐसा जिला है जिसमें भी कोई नदी नहीं है, अर्थात 2 जिले हो गए, बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। प्रमुख झील जलाशय की बात करते हैं, झील जलाशय में अनूप सागर, गजनेर, कोलायत, लूणकरसर यहाँ पर प्रसिद्ध जिले हैं। परिवहन की बात करते हैं, परिवहन की बात करें तो यहाँ पर NH-15 जो है पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है, नया क्रमांक उसका 62 है। नाल हवाई अड्डा इस
जिले में स्थित है। मिट्टियों की बात करते हैं, रेतीली मिट्टी जो है वो इस जिले में पाई जाती है। इसी मिट्टी को बालू मिट्टी भी कहते हैं। लवणीयता की मात्रा होने के कारण इसे हम लवणीय मिट्टी भी कह सकते हैं। जलवायु यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, इसी को मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। विशेषता क्या होती है, कंटीली झाड़ियां, कांटेदार ये वनस्पति होती है, इसे जीरोफाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 है जो कि पठानकोट से समख्याली कांडला तक जाता है। इसमें कौन कौन से जिले क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर जिले शामिल हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये 3 टुकड़ों में बट गया है, पठानकोट से लेकर बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर से समख्याली कांडला तक। तो यहाँ पर 62, 11 और 68 जो है ये सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, मैप के माध्यम से बात करते हैं, पुगल क्या है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, पुगल क्या है। पुगल भेड़ की एक नस्ल है। मारू जो है यहाँ की राजकुमारी थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, कागरोण के शासक ढोला के साथ विवाह हुआ था, जिन्हें तेजकरण, साले कंवर, दूल्हे राय के नाम से भी जानते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता जो हैं कपिल मुनि जी माने जाते हैं। कोलायत में इनकी तपोस्थली है और यहीं पर कोलायत झील भी है। नोखा की बात करते हैं, नोखा में स्थित देशनोक में करणी माता का मंदिर है। कल हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मुकाम तालेवा, जिसका संबंध विष्णोई संप्रदाय से है, जाम्बो जी का इनसे संबंध है और ये भी कहां पर है, ये भी नोखा में पड़ता है। इसके अलावा लूण करनसर की बात करते हैं, इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजकोट क्यों कहते हैं भाई, गुजरात में स्थित राजकोट में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित होती है इस वजह से, और इस नाम से एक झील भी है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं विमला कौशिक जी के बारे में। जल संरक्षण को समर्पित ये एक कार्यकर्ता है। इनको पानी वाली बहन जी और भाई जी के नाम से जाना जाता है। नोट पानी वाले बाबा जो हैं 2000 का बढ़िया शानदार नोट लगाकर लिखेंगे कि पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह जी को कहते हैं। अलवर से इनका संबंध है। अला जिलाबाई के बारे में बात करते हैं। अला जिलाबाई एक मांड गायिका है, राजस्थान की इनको मरु कोकिला कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने इनको आश्रय प्रदान किया, इनके दरबार में ये गाया करती थी। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1982 में। 2003 में इनको इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, कितने का, 5 रुपए का। इसके अलावा बात करते हैं क्या इन्होंने ऐसा गाया इस वजह से ये फेमस हो गई, तो केसरिया बालम पधारोनी मारे देश जो एक गीत है, बहुत ही ज्यादा फेमस गीत है। राजस्थान में राज्य गीत का भी इनको दर्जा दे रखा है। जब भी हमारे विदेशी मेहमान राजस्थान में आते हैं, हमारी संस्कृति है, हम उनके स्वागत में ये गीत गाते हैं। बड़ा ही मार्मिक गीत है। केसरिया बालम आओ निशा पधारो मारे देश, यही है आपके केसरिया बालम। ढोला मारू की बात करते हैं। होटल ढोला मारू RTDC होटल बीकानेर में है। ढोला मारू गीत सिरोही के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा बात करते हैं ढोला मारू एक होटल जैसलमेर में भी है। और ढोला कहाँ का शासक था भाई, घाघरोन का शासक था। संत हरिराम दास जी के बारे में बात करें, राम स्नेही संप्रदाय के ये क्या थे, संत थे। सियतल शाखा जो बीकानेर में स्थापित है, उनके ये संस्थापक माने जाते हैं। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ प्रमुख शाखा कहां पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। जाम्बो जी विष्णोई संप्रदाय से संबंधित है, इन्होंने ये संप्रदाय चलाया। इस संप्रदाय को मानने वाले 29 नियम मानते हैं। मुक्ति धाम मुकाम तालेवा में है, ये नोखा बीकानेर में है। प्रकृति प्रेमी संत इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान की बात कर रहे हैं। ये संस्थान जोड़बीड़ बीकानेर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, बीकानेर में है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, जनवरी में आयोजित होता है। ऊंट नृत्य जो है बीकानेर में किया जाता है। नेकी राम इसके प्रसिद्ध नृत्यकार हैं, इनका संबंध झुंझुनू से है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी, मीनाकारी, ये क्या कहलाती है, उस्ता कला। इसके प्रमुख उस्ताद जो हैं वो कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता है। इनको पद्मश्री कब मिला, 1986 में मिला। मथेरन कला का संबंध भी किससे है, बीकानेर से इनका संबंध है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसलमेर बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। बीकानेर की रम्मत पाटों पर संस्कृति होने के कारण, मतलब पाटों पर इसका आयोजन होने के कारण इसे पाटा संस्कृति कहते हैं। आचार्यों का चौक इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। जैसलमेर के तेज कवि ने इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई और इन्होंने कमिश्नर को ललकारा था, इस वजह से ये ज्यादा प्रसिद्ध है। और इन्होंने मतलब ऐसा कहते हैं कि इन्होंने रम्मत जो थी वो गांधी जी को भी भेंट की थी। सोथी की बात करते हैं, इसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं। हड़प्पा कालीन ये सभ्यता स्थल है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन नहीं है। बिल्कुल ऐप में मॉडल पेपर डाले हुए हैं, बिल्कुल आप उसका
प्रयास जो करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप अपना आंकलन भी कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो प्रैक्टिस सेट वहां पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल भिलवाड़ा से सांवर जी गुज्जर बहुत लेट प्रणाम कर रहे हैं, तो बिल्कुल लेट जुड़े हैं। तो आप सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बात करें सोती सभ्यता के बारे में। सभ्यता स्थल हड़प्पा कालीन है, इसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कत रियासर की बात करते हैं। अग्नि नृत्य जो है ये यहाँ का प्रसिद्ध है। फतेह फतेह इसमें एक रणघोष है। ग्रंथ सिंबुदड़ा और कोड़ा में जसनाथ जी के उपदेश हमें मिलते हैं। इनके अनुयायी 36 नियमों को मानते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि लोधी सुल्तान ने इनको 500 बीघा जमीन भी दी थी यहाँ पर। नेक्स्ट राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें, स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीकानेर में है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी की स्थापना 1983 में यहाँ पर होती है। इसकी पत्रिका जो है जागती ज्योत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। नतमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है। एलपी तोसी की बात करते हैं। लुइज पियो टेसीतोरी इनका पूरा नाम था। महाराजा गंगा सिंह जी के समय ये बीकानेर आए थे और गंगा सिंह जी ने इनको चारण साहित्य पर शोध करने के लिए कार्य दिया था। इनकी जीवनी जो है वो धोरा रो धोरी नामक जो पुस्तक है उसमें है। टिबो का इनको मसीहा भी कहते हैं। रतमल जी जोशी ने इनकी जीवनी लिखी थी। इनकी कर्मस्थली बीकानेर और जोधपुर रह चुका है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ भी है। इनकी कर्मस्थली कौन सा क्षेत्र रहा है? इनका जन्म कहां पर हुआ था? इटली में इनका जन्म हुआ था। और अब लास्ट में कूलर उद्योग के लिए ये जिला प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी यहाँ पर है। कैमल मिल्क डेयरी भी यहाँ पर है। पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर की यहाँ पर सीमा लगती है, जो सबसे कम सीमा है। और यहाँ का क्या प्रसिद्ध है भाई? भुजिया यहाँ का प्रसिद्ध है। बिल्कुल। तो आज की क्लास इसी के साथ में समाप्त होती है। बीकानेर के पार्ट 1 की सेवाएं समाप्त हुई। जितने भी साथी लाइव हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उन साथियों से निवेदन, आप सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लें। बिल्कुल उसमें मॉडल टेस्ट पेपर है, फ्री में है, तो आप सभी साथी उस मॉडल टेस्ट पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी का आकलन करें। समय समय पर आपको ऑफर भी दिए जाते हैं। अभी भी ऑफर चल रहा है। जिन साथियों ने कोर्स नहीं लिया है वो साथी कोर्स जरूर खरीदें। अपनी तैयारी को क्या है कंटिन्यू रखें और जल्द ही सरकार के फैसले के अनुसार जब ऑफलाइन खुल जाएगी तो मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।